वाणिज्य वर्ग के विद्यार्थियों का स्वागत है अर्थशास्त्र की इस कक्षा में। विद्यार्थी मित्रों, भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990 तक, इस पाठ के अंतर्गत हम आज 1950 से लेकर 1990 तक यानी आज़ादी से लेकर 1990 दशक तक भारत में आर्थिक गतिविधियां या भारत के आर्थिक विकास को करने के लिए जो क्रियाकलाप किए गए उन पर एक विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, जैसा कि हम सबको विदित है कि 15 अगस्त 1947 को भारत एक आज़ाद देश के रूप में प्रख्यात हुआ और देश के पहले प्रधानमंत्री माननीय जवाहरलाल नेहरू को इस देश की बागडोर संभालने का उत्तरदायित्व मिला। मित्रों, उस समय भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी भारत को हर प्रकार की सुविधा में आत्मनिर्भर बनाना। जब अंग्रेज भारत में शासन कर रहे थे तो भारत के किसानों को और यहाँ के काश्तकारों को केवल उनके देश की आर्थिक अवस्था को विकास करने के लिए उपयोग किया जा रहा था। यानी अंग्रेज जो है यहाँ के संसाधनों का उपयोग करते हुए अपने देश के आर्थिक विकास को सुनिश्चित कर रहे थे, यहाँ के विकास का उन्हें कोई भी विषय नहीं था। तो सबसे पहली जो चुनौतियां यहाँ की अर्थव्यवस्था के विकास को सुनिश्चित करने के लिए पाई गई वो थी कि क्या उत्पादन किया जाए। यह प्रश्न उस अनुसार उठता है कि किस प्रकार का उत्पादन किया जाए ताकि यहाँ की जनता को आर्थिक विकास करने के लिए एक उचित रास्ता दिया जाए। दूसरा प्रश्न था कैसे उत्पादन किया जाए। यहाँ सीधा सीधा प्रश्न उत्पादन के उन तरीकों से था जिन्हें अपनाकर हमें उत्पादन करना था। उन उत्पादन के तरीकों से लागत बढ़ भी सकती थी, लेकिन अगर कम लागत में उत्पादन किया जाता तो हमें उन्हीं पुराने तरीकों को अपनाते हुए उत्पादन करना पड़ता। तीसरा प्रश्न था कि उत्पादन में किस चीज का उपयोग किया जाए। अगर उत्पादन में मशीनों का उपयोग किया जाता तो रोजगार को दरकिनार करना पड़ता, और अगर श्रम को उपयोग किया जाता तो जो माल बनता उसकी गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह बनता। चौथा प्रश्न था कि कितना उत्पादन किया जाए। मित्रों, देश को जब आजादी मिली थी तो कुछ लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा अमीर थे, लेकिन एक बड़ा वर्ग था जो गरीब और अनपढ़ और बेरोजगार लोगों का था। तो कितना उत्पादन किया जाए, यह प्रश्न सीधा सीधा उन लोगों की ओर इंगित होता था कि जो अमीर है वो अच्छी क्वालिटी का उत्पादन उपयोग करते थे, लेकिन क्योंकि देश का एक बड़ा तबका गरीब था तो प्रश्न था कि किसके लिए उत्पादन किया जाए और कितना उत्पादन किया जाए ताकि देश में भुखमरी, बेरोजगारी और आर्थिक विकास, इन तीनों बातों को सुनिश्चित किया जा सके। मित्रों, इस तरह देश की इन चार प्रश्नों के अलावा जो सबसे बड़ा प्रश्न था कि देश में आर्थिक व्यवस्था किस मापदंड पर चलाई जाए। मित्रों, आर्थिक व्यवस्था के तीन प्रकार होते हैं। सबसे पहली होती है पूंजीवादी व्यवस्था। पूंजीवादी व्यवस्था वह व्यवस्था थी जो आजादी से पहले हमारे देश में व्याप्त थी, जहां अंग्रेज यहां भारत के संसाधनों को उपयोग करके अपने देश के आर्थिक विकास को सुनिश्चित कर रहा था। उस पूंजीवादी व्यवस्था में सीधी सीधी उपभोक्ता की क्रय शक्ति का निर्णय लिया जाता है कि जितनी क्रय शक्ति है उस हिसाब से व्यवस्था लागू की जाएगी। जैसा इसका नाम सुझाता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी व्यवस्था में किसी व्यक्ति के पास निवेश करने के लिए कितना अर्थ है या किसी व्यक्ति के पास किसी वस्तु को खरीदने के लिए खर्च करने हेतु कितना अर्थ है, वह सीधा सीधा निर्भर करता है इस व्यवस्था को लागू करने में। इस व्यवस्था के जो दुष्परिणाम थे वह ये हुए कि देश का गरीब और गरीब होता गया, क्योंकि उसके पास जो क्रय शक्ति थी वह ना के बराबर थी। वह रोज कमाता और रोज उस पैसे को खर्च करता, उसकी बचत नहीं हो पा रही थी। लेकिन इस व्यवस्था का लाभ यह हुआ कि देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं हैं, जो रेल की, जो विपणन की, जो टेलीफोनिक सुविधाएं हैं, जो कम्युनिकेशन की सुविधाएं हैं, वह अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। लेकिन आजादी के बाद पूंजीवादी व्यवस्था को उसी तरह सुचारू रखना उतना व्यवहारिक प्रतीत नहीं हो रहा था। इसलिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बाद जो दूसरी व्यवस्था का प्रकार था वह था समाजवादी व्यवस्था। मित्रों, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू समाजवाद के एक गहरे विश्वासक थे। वह समाजवाद में विश्वास रखते थे। उनका सीधा सीधा ध्येय था कि समाज के हर तबके का आर्थिक उत्थान हो, और इसके लिए उन्होंने
समाजवादी अर्थव्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए विचार किया। समाजवादी व्यवस्था वह व्यवस्था होती है जिसमें देश में रोजगार बढ़ाया जाए, देश में खाद्य पदार्थों का उत्पादन बढ़ाया जाए, देश में, क्योंकि उस समय देश का 85% वर्ग खेतीबाड़ी पर निर्भर था, तो खेतीबाड़ी में उच्चतम तकनीकों और जमींदारों का उन्मूलन, इसके अलावा गरीब किसानों को ऋण की उपलब्धि कराई जाए। समाजवादी अर्थव्यवस्था सीधे सीधे समाज के प्रति देश के दायित्व को समझने पर ध्यान देती है, जिसमें सरकार एक ऐसी व्यवस्था लागू करती है जो कि समाज के लिए उत्थानकारक हो, समाज के लिए पूरक हो और समाज के लिए ध्येय विपरीत हो। मित्रों, समाजवादी अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा लाभ यह है कि समाज को अर्थ या आर्थिक विकास करने में यह समाजवादी अर्थव्यवस्था बहुत सहायक होती है, लेकिन इसका दुष्परिणाम यह होता है कि एक बड़े हिस्से का जो नुकसान होता है वह सरकार को उठाना पड़ता है, क्योंकि यह व्यवस्था पूरी तरह से समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए चलाई जाती है। तो यहाँ एक निष्कर्ष यह निकलता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जहां व्यक्ति की क्रय शक्ति के हिसाब से व्यवस्था चलती है, वहीं इसके विपरीत समाजवादी अर्थव्यवस्था में व्यक्ति के हितों को ध्यान में रखते हुए देश की अर्थव्यवस्था को चलाया जाता है। मित्रों, जब समाजवादी व पूंजीवादी दोनों व्यवस्थाओं में कुछ अव्यवहारिकताएं, कुछ अपवाद उस समय के अर्थशास्त्रियों को ज्ञात हुए, तो उन्होंने इन दोनों व्यवस्थाओं की एक मिश्रित व्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था को लागू करने का निश्चय किया। मित्रों, मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी व समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं के गुण थोड़े थोड़े रूप में दोनों व्यवस्थाओं के गुणों को सामंजस्य बिठाते हुए देश की अर्थव्यवस्था को चलाया जाता है। जहां पे अमीरों पर ज्यादा कर लगाया जाता है, वह गरीबों पर कम कर लगाते हुए उन्हें कुछ ऋण उपलब्ध कराया जाता है, ताकि देश एक समान एक रूप में आर्थिक विकास को सुनिश्चित कर सके। इसके अलावा मिश्रित अर्थव्यवस्था में उत्पादक उतना ही उत्पादन करता है जहां वह देश की पूरी जनसंख्या का पेट भर सके, और इसमें एक जानने वाली बात यह होती है कि उत्पादक बाजार में उत्पादन के उच्चतम स्तर को छूता है, लेकिन उस उत्पादन के वितरण की जो जिम्मेदारी होती है वह उत्पादक की नहीं होती, वह सरकार की होती है। इसका उदाहरण आज हम इस प्रकार देख सकते हैं कि हर महीने गरीब तबके के लोगों को या बिलो पॉवर्टी लाइन या बीपीएल के लोगों को कुछ गेहूं या अनाज का हिस्सा राशन के रूप में दिया जाता है, और वह अनाज का हिस्सा वे गरीब लोग नहीं उगाते, किसानों का एक बड़ा तबका उस अनाज को उगाता है, जिसका समर्थन मूल्य सरकार निश्चित कर उन अनाज को सरकार खरीदकर गरीबों में मुफ्त में या एक बहुत न्यूनतम मूल्य पर इस प्रकार वितरित करती है, जिससे कि अमीर या किसानों को उनकी उपज का एक समर्थन मूल्य मिल जाता है, और वह खरीदा हुआ अनाज बहुत कम मूल्य पर या लागत मूल्य पर गरीबों में बांट दिया जाता है, ताकि वह भुखमरी से और बेरोजगारी से बच सके। इस तरह तीनों व्यवस्थाओं को हम अलग अलग रूप में समझ सकते हैं, और उत्पादन से जुड़े हुए 4 प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं कि कितना उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, उत्पादन में श्रम या मशीनों का किस स्तर पर उपयोग किया जाए ताकि रोजगार सुनिश्चित हो सके, और कितना उत्पादन किया जाए ताकि 15 अगस्त 1947 को आजादी मिलने के बाद भारत के सामने कई चुनौतियां थी, और उन चुनौतियों को हल करने के लिए सोवियत संघ से प्रेरणा ली गई। सोवियत संघ से प्रेरणा लेते हुए यहाँ की सरकार ने पंचवार्षिक योजनाएं या योजनाएं लागू करने का निर्णय लिया। मित्रों, योजना क्या होती है? योजना किसी काम को करने का एक सही तरीका होता है, और वैश्विक राष्ट्रीय स्तर पर इसे अगर देखा जाए तो योजना यह बताती थी कि देश के संसाधनों को किस प्रकार उपयोग करते हुए एक निश्चित समय के अंतराल में, जो कि 5 वर्ष का होता था, उस अंतराल के अंदर पूर्व निर्धारित उद्देश्य व लक्ष्यों को इस तरह प्राप्त किया जाए कि देश का आर्थिक विकास सुनिश्चित किया जा सके। मित्रों, पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वह जिस दशक में लागू की गई, उसके लक्ष्य बनाते समय यह लक्ष्य थे कि देश के संसाधनों का उपयोग किस प्रकार की जाए, और भारत की योजनाओं व पाश्चात्य की या
सोवियत संघ की योजनाओं में यह अंतर था कि भारत की जो योजना थी वह समाजवादी लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी। यानी यहां और पाश्चात्य या रशिया की योजनाओं में यह अंतर था कि वहां गरीबों के बारे में किसी भी प्रकार का योजना पल्प नहीं रखा गया था, लेकिन यहां की योजनाओं में सर्वप्रथम ध्यान देश की जनसंख्या के एक बड़े तबके का रखा गया था जो कि बेरोजगार था और गरीब था। उनकी उन दशाओं को ध्यान में रखते हुए इन पंचवर्षीय योजनाओं में परिप्रेक्ष्यात्मक योजनाओं का दर्शन देखने को मिला। मित्रों, परिप्रेक्ष्यात्मक योजना वह होती है जिसमें एक बहुत बड़े समय अंतराल के परिप्रेक्ष्य को एक ही योजना में अंतर्सात कर लिया जाता है। कहने को यह योजनाएं 5 वर्ष की होती है, लेकिन 20 या 25 वर्ष के परिप्रेक्ष्य में हमें क्या करना है, अगर वह आज ही हम निश्चित करके उस पर क्रियान्वयन या काम करना शुरू कर देते हैं, तो यह गुण भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में देखने को मिल रहा था कि यह योजनाएं परिप्रेक्ष्यात्मक यानी एक बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी। मित्रों, जहां हम कुछ काम करते हैं वहां कुछ न कुछ चुनौती अवश्य देखने को मिलती है, और वह चुनौती आई कि योजना के जो लक्ष्य थे उन लक्ष्यों में आपस में अंतर्द्वंद था। एक परिस्थिति यह थी कि भारत में रोजगार की बहुत कमी थी और भुखमरी की हालत थी, लेकिन उत्पादन को बढ़ाने के लिए मशीनों का उपयोग किया जाए या श्रम को ज्यादा उपयोग में किया जाए, यह आपस में अंतर्द्वंद उत्पन्न कर रहा था। अगर मशीनों का उपयोग किया जाता तो देश में रोजगार घटता, लेकिन अगर श्रम को उपयोग किया जाता तो उतनी जल्दी उस मात्रा में जो है प्रोडक्शन या उत्पादन वह नहीं किया जा सकता था। इसको हल करने के लिए वर्ष 1950 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग वह आयोग था जो इसी काम को और गठे हुए और सदे हुए तरीके से चलाता और उत्पादन समृद्धि, नई तकनीक व आत्मनिर्भरता के योजनाओं के लक्ष्य को प्राप्ति को सुनिश्चित करता। मित्रों, एक समस्या योजनाओं के साथ यह भी थी कि योजना यह नहीं बता पा रही थी कि कितना उत्पादन करना, वह कैसे उत्पादन करना। अगर इस प्रश्न को हम खाद्य पदार्थों में देखें तो हमें यह नहीं पता था कि जनसंख्या कितनी थी और उस जनसंख्या का पेट भरने के लिए हमें उत्पादन कितना करना है। तो योजना आयोग ने तुरंत इस पर क्रियान्वयन करते हुए बिजली और सिंचाई के क्षेत्रों में जो फर्में काम कर रही थी, चाहे वह सरकारी हो या गैर सरकारी हो, उनके तुरंत लक्ष्य निर्धारित करते हुए उन्हें यह बताया गया कि 5 साल के अंतर्गत आने वाली 1 साल की अवधि में उन्हें इस सीमा तक बिजली का उत्पादन करना और सिंचाई के लिए इन स्रोतों में से इन जल स्रोतों को सिंचाई के लिए उपलब्ध कराना, जिसका एक परिणाम इंदिरा गांधी जल सिंचाई नहर के रूप में हम आज भी देख सकते हैं। मित्रों, योजनाएं या पंचवर्षीय योजनाओं का जो सबसे पहला लक्ष्य था वह था उत्पादन में वृद्धि। जब अंग्रेज भारत को आजाद करके गए थे तो भारत में खाद्य पदार्थों की एक बहुत बड़ी कमी आ गई, जिससे एक प्रकार का खाद्य अकाल उस समय देश को देखना पड़ा। लोग भूख से मर रहे थे, गरीबी से मर रहे थे, बेरोजगारी से मर रहे थे। इसलिए पंचवर्षीय योजनाओं का जो पहला लक्ष्य था वह था येन केन प्रकारेण उत्पादन को अपने उच्चतम स्तर तक बढ़ाया जाए। लेकिन उत्पादन को बढ़ाने के लिए देश के आंतरिक संसाधनों का ही उपयोग किया जाए, उसमें बाहर से कुछ भी न मंगाना पड़े। अलावा इसके नई तकनीक को अपनाया जाए। नई तकनीक को अपनाने में एक विरोधाभास यह था कि वह तकनीक देश की श्रम शक्ति पर विपरीत प्रभाव न डाले। अगर उस तकनीक का देश की श्रम शक्ति पर विपरीत प्रभाव पड़ता तो इसका सीधा सीधा असर रोजगार पर होता कि रोजगार घट जाता। अतः सरकार ने नई तकनीक को अपनाने के साथ साथ यह भी कहा कि देश में नई तकनीक के साथ नई सोच भी आनी चाहिए, अतः हर तबके, हर वर्ग के व्यक्ति व औरतों को काम मिल सके। इसका अर्थ था कि जितना काम आदमी कर सकता है उसी अनुपात में देश की नारी शक्ति को भी उपयोग किया जाए। इसका सीधा सीधा उद्देश्य था कि देश को आत्मनिर्भरता प्राप्त हो और देश को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं का एक बड़ा हिस्सा भारत में ही मिल जाए, वह उसे बाहर से आयात न करना पड़े। तो आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक लक्ष्य यह था कि देश में जो माल है उसे उतनी मात्रा में बनाया जाए कि वह यहाँ
संपूर्णता से वितरित हो जाए और उसका एक भाग आयात भी किया जाए, जिससे कि विदेशी मुद्रा के सृजन में वृद्धि हो। तो आत्मनिर्भरता सीधा सीधा यह उद्देश्य बताता था कि देश में उपयोग होने वाली सब सामग्री का उत्पादन देश के अंदर ही किया जाए और उस स्थिति तक पहुंचा जाए जहां हम उस उत्पादन को स्वयं उपभोग करने के बाद निर्यात करने की स्थिति में आ जाए। पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो प्रयास सरकार ने किए, उसमें सबसे पहले प्रयास कृषि क्षेत्र में किए गए, क्योंकि भारत का एक बहुत बड़ा तबका कृषि पर निर्भर था। लेकिन जब अंग्रेज भारत को आजाद करके गए तो किसानों की जो दशा थी वो कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी, वह बीमारू हालत में थे। और भू सुधार जो था, उन पर जो प्रयास किए गए वह इसीलिए किए गए कि उस दुर्दशा को अच्छी दशा में बदला जा सके। यानी अगर देश का किसान समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा, अगर देश का किसान अच्छी उपज करेगा तो देश में जो खाद्य आपूर्ति है वो अच्छी तरह हो सकती थी। भू सुधार में सबसे पहले सरकार ने किसान व सरकारों के बीच में जो बिचौलिए थे उनका उन्मूलन किया, ताकि किसान अपना जो माल है, अपनी जो उपज है, वह सीधी सरकार को बेच सके। मित्रों, भारतीय कृषि जो है वह मानसून पर क्योंकि निर्भर है और इस वजह से कई बार किसानों को अकाल का सामना करना पड़ता था। उससे मुक्त होने के लिए वे जमींदार के पास अपनी जमीन को गिरवी रखकर उनसे उधार लेते थे। सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं के तहत किसान को सीधा अपनी जमीन का मालिक बनाया, वह जमींदारों से उन किसानों की जमीनों के पट्टे छुड़वाए, जिसका असर यह हुआ कि अब किसान को बिना किसी के दबाव में रहते हुए अपना काम करने की पूरी छूट थी। लेकिन इसके विपरीत जमींदारों ने सरकारी कानूनों का उपयोग करते हुए स्वयं को ही जमीन का मालिक या किसान घोषित कर दिया। लेकिन फिर भी क्योंकि कुछ प्रयास कुछ नहीं करने से अच्छा ही होता है, तो काफी हद तक किसान जो था वह अपनी जमीन का मालिक स्वयं बन गया और एक बड़े पैमाने पर कृषि क्षेत्र में उपज की बढ़ोतरी यहां देखने को मिली। इसका प्रभाव यह पड़ा कि जो देश था वह खाद्य आपूर्ति के मामले में, जहां देश को आयात करना पड़ रहा था, खाद्य पदार्थ बाहर से मंगवाने पड़ रहे थे, क्योंकि किसानों के और सरकार के बीच से बिचौलिए हट चुके थे, क्योंकि जमींदारों से काफी सीमा तक किसानों को उनकी जमीनें वापस मिल चुकी थी। इसका प्रभाव कृषि उत्पादों की बढ़ोतरी में पड़ा और देश को एक बड़े पैमाने पर किसानों के द्वारा किए गए उत्पादन में वृद्धि देखने को मिली। तो यह वो प्रयास थे जो भू सुधार करने के लिए कृषि क्षेत्र में किए गए। मित्रों, इसका अगला प्रयास का जो चरण था वह था हरित क्रांति। एक बड़े पैमाने पर किसान काम कर रहा था, लेकिन फिर भी भारत खाद्य आपूर्ति में आत्मनिर्भर नहीं हो पा रहा था। अतः खाद्य आवश्यकता देश की देश में ही पूरी हो, इस बात पर बल दिया गया। क्योंकि भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर थी, तो किसानों को काफी बार अकाल का सामना करना पड़ रहा था। इस समस्या के उपाय के लिए भारत ने देश की नदियों को नहरों से जोड़ा और उन नहरों को किसानों से जोड़ा, ताकि भारत की कृषि मानसून पर निर्भर न रहे। किसानों को उच्च गुणवत्ता के यानी हाइब्रिड जो सीड्स थी वो उपलब्ध करवाई गई। उन उच्च गुणवत्ता के बीजों की विशेषता यह थी कि वह कम पानी में अधिक उपज दे सकते थे, जिससे कि किसानों की उपज बढ़ती। तीसरा जो उपाय था वह था विपणित अधिशेष। मित्रों, हरित क्रांति का जो प्रथम चरण चला वह 1960 से लेकर 1970 तक चला। इसमें किए गए प्रयासों का परिणाम यह हुआ कि किसान को उसकी जमीन वापस मिली, किसान एक बड़े पैमाने पर उत्पादन करने लगा और देश में जो भुखमरी की हालत थी, देश क्योंकि खाद्य पदार्थों की आपूर्ति में विदेशों पर निर्भर था, उसे आयात करना पड़ रहा था। प्रथम चरण जो हरित क्रांति का था, सरकार के किए गए इन उपायों के माध्यम से परिणाम यह हुआ कि देश की जो कृषि की उपज थी वह बढ़ गई और एक समय ऐसा आया जब विपणित अधिशेष की स्थिति पैदा हो गई। आपको मैं समझाना चाहूंगा कि विपणित अधिशेष वह स्थिति होती है जहां किसान अपने घर में उपयोग की जाने वाली उपज के अलावा एक बड़े पैमाने पर जो उपज है वह सरकार को बेचता है और बिल्कुल इसी तरह सरकार उस उपज का एक हिस्सा जनसंख्या में वितरित करने के बाद इस स्थिति में होती है कि वह जहां
उस उपज को बाहर से आयात करना पड़ रहा था वह सरकार निर्यात कर सकती थी, यानी देश की खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करने के बाद जो विपणित अधिशेष की स्थिति बनी, वहां सरकार उस उपज किए गए धान को दूसरे देशों को आयात करने की स्थिति में आ गई और किसान इस स्थिति में आ गया कि अपने द्वारा उपज की गई खाद्य आपूर्ति को वह अपने घर में भरपाई करने के बाद उसे एक अच्छी खासी मात्रा में बाजार में विपणित कर सकता था, यानी वह उसकी मार्केटिंग कर सकता था। तो इस तरह हरित क्रांति के जो 10 साल थे 1960 से लेकर 1970 के दशक तक, इनमें देश की खाद्य आवश्यकता को पूरी हो यह सुनिश्चित किया गया। मानसून पर जो कृषि निर्भर थी उसके समाधान के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, किसानों को अच्छी गुणवत्ता के बीज उपलब्ध करवाए गए और इसका परिणाम यह हुआ कि एक अच्छी मात्रा में किसानों को उपज का लाभ हुआ और उनके परिवार की आवश्यकता पूरी करने के अलावा वह उस माल को एक अच्छी मात्रा में सरकार को बेच सकते थे। इसके अलावा जो कार्य किया गया वह था सहायकी पर बहस। मित्रों, सहायकी पर बहस उस परिस्थिति की ओर इंगित करता है जहां सरकार की दी गई सुविधाओं का सही परिस्थिति, सही योग्य व्यक्ति को सही समय पर लाभ मिल सके। हम जैसे कि जानते हैं कि भारत में आजादी से पहले जमींदारी प्रथा चलती थी और सरकार की नीतियों का लाभ उठाते हुए कई जमींदारों ने स्वयं को किसान घोषित कर दिया। लेकिन सरकार ने इन 10 वर्षों के दौरान एक सर्वे करवाया जिनमें सही पात्र व्यक्तियों को चुना गया, उनकी एक सूचीबद्ध तरीके से एक सूची बनाई गई जिस पर काम करते हुए सही योग्य व्यक्तियों को उच्च गुणवत्ता के बीज उपलब्ध करवाए जाते, वह गरीब किसानों को सही समय पर अकाल पड़ने की स्थिति में कृषि ऋण भी उपलब्ध करवाया जाता। मित्रों, भारत में जो कृषि है क्योंकि वो मानसून पर निर्भर है, लेकिन उनमें सरकारी सुविधाओं का जो लाभ था वह पहले उन्हीं राज्यों को मिल रहा था जो कि बहुत समृद्ध थे। उन राज्यों में पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक व दक्षिण के कुछ राज्य आते थे। लेकिन जैसे जैसे सरकार ने अपनी योजनाओं को सुधार किया, उनमें संशोधन किया, वह लाभ एक देश में समग्र तरीके से सबको मिलने लगा। 1960 तक देश कृषि उत्पादों में आत्मनिर्भर हो गया। वह इससे देश के आर्थिक विकास को एक बहुत बड़ा संबल मिला। मित्रों, अर्थशास्त्र में एक नियम है कि जो देश कृषि पर निर्भर है तो वह उसका आर्थिक विकास निचले स्तर का माना जाता है, क्योंकि कृषि के अलावा भी और बहुत से क्षेत्र हैं जो देश के आर्थिक विकास को सुनिश्चित करते हैं। 1950 से लेकर 1990 के दशक तक सरकार ने इन पंचवर्षीय योजनाओं में काम करते हुए देश की कृषि पर निर्भरता को कम करने का प्रयास किया, जिससे कि देश के आर्थिक विकास को सुनिश्चित किया जा सके। इस तरह हम देख सकते हैं कि कृषि क्षेत्र में भू सुधार, हरित क्रांति और सहायकी पर बहस, इन 3 माध्यमों से सरकार ने जमींदारी का उन्मूलन किया, किसानों को उच्च गुणवत्ता के बीज उपलब्ध करवाए, वह सही समय पर सही पात्र को सरकारी सहायता मिल सके, ऐसी व्यवस्था करने की स्थिति सरकार ने बनाई, जिसका परिणाम हमें देश की खाद्य मामलों में आत्मनिर्भरता के रूप में देखने को। विद्यार्थी मित्रों, अब हम इस पाठ के अंतिम चरण की ओर बढ़ रहे हैं, जहां पर पंचवार्षिक योजनाओं में किए गए प्रयासों में औद्योगिक क्षेत्र में जो प्रयास किए गए उन पर हम प्रकाश डालेंगे। मित्रों, देश की अर्थव्यवस्था बढ़ी हुई है, स्वस्थ है, इसका सूचक यह तथ्य निश्चित करता है कि देश की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। अगर देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना था तो कृषि पर निर्भरता कम करने के लिए उस समय की सरकार को यहां की जनसंख्या की निर्भरता कृषि से हटाकर उद्योग की ओर जोड़नी थी, जिसके लिए उद्योग क्षेत्र की ओर किए गए जो प्रयास थे वो प्रयासों में सबसे पहला प्रयास था कि औद्योगिक और व्यापारिक क्षेत्र में देश में ज्यादा से ज्यादा रोजगार को सुनिश्चित करना। यह तब संभव हो सकता था जब एक अच्छी मात्रा में देश के उत्पादन का हिस्सा देश के औद्योगिक क्षेत्र के द्वारा किया जाता और
उत्पादन को करने के लिए मशीनों के बजाय अगर श्रम शक्ति को उपयोग किया जाता तो यह चीज सुनिश्चित हो जाती कि देश में ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार उद्योग क्षेत्र में मिल सकता है। इस तथ्य के अंतर्गत औद्योगिक नीति पर एक प्रस्ताव पारित किया गया जो कि 1956 में पारित किया गया, जिसमें उद्योगों को 3 श्रेणियों में बांटा गया, जिसमें पहला था पूर्ण सरकारी स्वामित्व वाले उद्योग, दूसरा था निजी व सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, तीसरे थे पूर्णतः निजी क्षेत्र के उद्योग। मित्रों, सरकारी स्वामित्व वाले उद्योग वे उद्योग थे जिनमें कि सिर्फ उन्हीं वस्तुओं के उत्पादन करने वाले उद्योगों को सम्मिलित किया गया जिनका देश की सुरक्षा में सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा था। यानी देश के सुरक्षा उपकरणों को अगर कोई उद्योग उत्पादित कर रहा है तो उसे सीधा सीधा सरकारी स्वामित्व के अंतर्गत लाया गया, जिससे कि सरकार देश में हो रहे उत्पादन को सीधा सीधा अपने कंट्रोल में, अपने वर्चस्व में ला सके। दूसरा जो था वह था निजी व सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। यहां निजी व सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र वह क्षेत्र था जहां जिसमें कोई व्यक्ति या कोई व्यापारी या कोई उद्योगपति अपनी निजी पूंजी लगाकर देश में उत्पादन करता, और सार्वजनिक क्षेत्र वह था जो सीधा सीधा सरकार के कंट्रोल के अंदर था। तो निजी व सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को उत्पादन सुनिश्चित करने में सरकार का जो योगदान था वह यह था कि यह सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उद्योग उस प्रकृति की वस्तुओं का उत्पादन करे जिस प्रकृति की वस्तुओं की देश में बहुत ज्यादा मांग है, पहला तथ्य। दूसरा तथ्य यह था कि यह उत्पादन की गतिविधियों को उस प्रकार संचालित करे जिससे देश में रोजगार का स्तर बढ़ सके। यानी कर तो निजी क्षेत्र रहे थे, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र का उसमें यह भूमिका थी कि वह उन निजी क्षेत्र के उत्पादन की प्रक्रिया में सीधा सीधा यह योगदान दे रहा था कि वह कुछ इस तरह से हो कि देश में उसी वस्तु का उत्पादन किया जाए जो देश में उच्च आवश्यकता वाली वस्तु है, और उत्पादन करने में जो श्रम शक्ति का उपयोग किया जा रहा था वह यह सुनिश्चित कर रहा था कि देश में रोजगार के अवसर बढ़े। मित्रों, तीसरा जो क्षेत्र था वह पूर्णतः निजी क्षेत्र था, जो पूर्णतः निजी स्वामित्व के अंतर्गत था। इस पर नकेल कसने के लिए तत्कालीन सरकार ने लाइसेंस कंट्रोल एक्ट संसद में पारित किया, जिसमें पूर्णतः निजी क्षेत्र केवल उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन कर सकते थे जिनका लाइसेंस उन्हें दिया जाता। हम देख सकते हैं कि घर में हमें कीड़े मकोड़े मारने के लिए काफी जहरीली इंसेक्टिसाइड्स का उपयोग करना पड़ता है, जिनका उत्पादन करने के लिए इन निजी कंपनियों को सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। हम देख सकते हैं कि हमारे घर में बनाने के लिए हमें सीमेंट का उपयोग करना पड़ता है, जिसके उत्पादन में लाइमस्टोन यानी कच्चा पत्थर जो है, कच्चा चूना जो है, एक रॉ मटेरियल यानी एक रॉ मटेरियल के रूप में उसको उपयोग किया जाता है, जिसकी परमिशन, जिसकी अनुमति इन निजी कंपनियों को सरकार से लेनी पड़ती थी, तभी वह उसका उत्पादन कर सकते थे। ये विभिन्न प्रकार के जो कंट्रोल थे जो इन पर लागू किए गए थे, इनका एक ही उद्देश्य था कि सरकार सीधा सीधा यह सुनिश्चित कर सके कि देश में क्या उत्पादित किया जाए, कितना उत्पादित किया जाए, वह किस तरह उत्पादित किया जाए कि देश की जनसंख्या को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। वह दूसरा सबसे महत्वपूर्ण इसका जो कारण था वह यह था कि उत्पादन व उनके क्रियाकलापों को संयोजित करके देश में रोजगार के अवसरों को बढ़ाया जा सके। इस तरह हम देख सकते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र में जो पंचवार्षिक योजनाओं में प्रयास किए गए वह निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र व पूर्णतया सरकारी स्वामित्व वाली जो फर्में थी उनकी गतिविधियों को कंट्रोल किया गया, उनकी गतिविधियों का नियमन किया गया, और उसका सीधा उद्देश्य देश में आवश्यकता योग्य उत्पादन की वृद्धि व रोजगार के अवसरों की वृद्धि था। यह बात हमेशा देखने में आती है कि ज्यादातर जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, जो औद्योगिक क्षेत्र का विकास है, वो हमें शहरी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग होते हैं लेकिन वह बहुत छोटे स्तर पर होते हैं। तो अगला चरण पंचवर्षीय योजनाओं का लघु उद्योग के विकास में था,
क्योंकि हम जानते हैं कि भारत की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ के गांव में बसता है, और क्योंकि लघु उद्योगों का काफी हद तक संबंध गांव से है, इसलिए लघु उद्योगों को उत्थान करने के लिए सरकार ने ग्रामीण विकास को सुनिश्चित किया। सरकार ने कम पूंजी वाली जो उद्योग है जिनमें 50 लाख से कम पूंजी में काम किया जा सकता है, उनके विकास, उनके उत्थान के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिनमें कि उनको कम ब्याज पर लोन उपलब्ध यानी ऋण उपलब्ध करवाना, जिनमें उनको तकनीकी विकास करने में सहायता उपलब्ध कराना, जिनमें उनके द्वारा रोजगार के सृजन में किस तरह बढ़ोतरी हो सके उस बात को सुनिश्चित करना। क्योंकि हम जानते हैं कि भारत देश एक श्रम प्रधान देश है, अतः लघु उद्योगों का विकास होना बहुत आवश्यक था, और इस बात को सुनिश्चित करने के लिए तत्कालीन जो पंचवर्षीय योजनाएं थी उसमें सरकार ने कुछ मदों को, कुछ वस्तुओं को आरक्षित कर दिया जिनका उत्पादन केवल लघु उद्योग ही कर सकते थे। जैसे कि हम देख सकते हैं कि आजकल जो हैंडीक्राफ्ट का काम होता है या जम्मू कश्मीर में जो चटाई बनाने का जो काम होता है उसको आरक्षित कर दिया गया है कि वह काम सिर्फ लघु उद्योग ही कर सकते हैं। इस तरह हमने देखा होगा कि गांधी जी चरखा चला के उससे सूत बनाते थे, वह भी एक लघु उद्योग का बहुत अच्छा उदाहरण है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि जो मध्यम व लार्ज स्केल इंडस्ट्री थी उसमें सरकार ने कुछ नियम पारित किए, वह लघु उद्योगों को कम ब्याज में ऋण उपलब्ध कराकर उनके द्वारा किए गए उत्पादन में वृद्धि को सुनिश्चित किया और उनके द्वारा दिए गए रोजगार को सुनिश्चित किया गया। क्योंकि लघु उद्योग सीधे सीधे देश के ग्रामीण हाट से संबंध रखते हैं, तो लघु उद्योगों का संबंध देश के गांवों की तरक्की से जुड़ा था। इस तरह हम देख सकते हैं कि पंचवर्षीय योजनाओं के प्रयासों के अंतर्गत कृषि क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र में सरकार ने किस तरह के प्रयास किए। मित्रों, अब हम इस पाठ के अंतिम चरण की ओर बढ़ रहे हैं, जहां इन नीतियों के पड़े हुए जो प्रभाव है उस पर हम चर्चा करेंगे। मित्रों, 1960 में जो यहाँ की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि की जो दर थी वह 14% के या 14% के आसपास थी, जो कि 1990 तक बढ़कर 21% तक चली गई। यह सुनिश्चित करता है कि इन दो समयावधियों के मध्य देश का जो सकल घरेलू उत्पाद था वह किस प्रतिशत तक बढ़ा। देश में जो कृषि पर निर्भरता 85% थी, 1950 में देश पर कृषि पर निर्भरता जो 85% थी वह आगे जाकर केवल 65% तक रह गई। इसी तरह देश में उद्योगों का विकास ने देश में रोजगार की दर को काफी हद तक बढ़ा दिया और देश को आर्थिक विकास की ओर आगे ले जाने की ओर सरकार के यह कदम बहुत प्रभावशाली सिद्ध हुए। आशा है इस पाठ के अंतर्गत बताए गए सभी विषयों पर आपने एक गहन चर्चा प्राप्त की होगी। आगे इसमें कोई भी प्रश्न अगर आपको पूछना है तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं संजय कुमार आपसे आज्ञा लेना चाहूंगा। आशा है इस पाठ में समझाए गए सभी तथ्य आप आत्मसात करेंगे। धन्यवाद।